What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 40 of our 100 days commerce masterclass for class 11 और आज की क्लास में हम हमारा चैप्टर नंबर 3 प्रिंसिपल्स भी खत्म कर देंगे और प्लेलिस्ट मैंने प्रॉपर बना दिया है। कुछ बच्चे लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे सर प्लेलिस्ट बना दो। प्लेलिस्ट बनी हुई है नालायको, जाके देखो अकाउंट्स बीएसटी को 100 डेज की प्रॉपर प्लेलिस्ट बन रही है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को करते हैं समाप्त। लेट्स बिगिन। चलिए जी, कल हम लोगों ने बच्चों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मीनिंग बहुत अच्छे से देखा। देन हमने इसके फीचर्स पढ़े। फीचर्स के बाद हम लोगों ने इसको जनरली एक्सेप्टेड क्यों बोलते हैं ऐसा पढ़ा। देन काइंड्स देखे कि कुछ होते हैं कॉन्सेप्ट्स, अजम्पशंस, और आज कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अब हमारे पास अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस हमने पढ़ लिए। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल, ये सब हमने कल पढ़ लिया था अच्छे से। आज हम अब कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। देखो कौन कौन से अदर कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेटा। 3 तो मेन एजम्पशंस हैं जो हम हमेशा एज्यूम करके चलते हैं कि ऐसा तो हो ही रहा है। कौन कौन से? बिजनेस गोइंग कंसर्न है। दूसरा, हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, कैश बेसिस फॉलो नहीं कर रहे। तीसरा, हम अपनी पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं, हम बार बार पॉलिसीज चेंज नहीं कर रहे, है ना। ये 3 चीजें तो हम बेसिकली एज्यूम करके चलते ही चलते हैं। बाकी भी अकाउंटिंग के बारे में कुछ और नई नई चीजें हैं जो आप यहां पे सीखने वाले हो। इसका स्क्रीनशॉट लो, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आ रहा है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बच्चों बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप जब भी अकाउंटिंग करो तो बिजनेस की एक अलग पहचान है, एक अलग आइडेंटिटी है, और ऑनर की एक अलग पहचान है, अलग आइडेंटिटी है। भाई मेरा नाम रजत अरोड़ा है बट मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम डीसी लाइन है। तो डीसी अपने नाम से जाना जाता है, मैं अपने नाम से जाना जाता हूं। अगर मैं कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करता हूं डीसी में तो वो कैपिटल डीसी के लिए एक लायबिलिटी है कि हमारे पास पैसा आया और ये पैसा हमको वापस करना है मेरे ऑनर को जब भी वो विड्रॉ करना चाहे। इसीलिए कैपिटल को लायबिलिटी में रखते हैं। नहीं तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर कैपिटल तो एसेट होना चाहिए, पैसा है। बच्चों ऑर्गेनाइजेशन ने ऑनर से वो पैसा लिया हुआ है, अब ऑर्गेनाइजेशन को ऑनर का वो पैसा चुकाना है ना, है ना। इसीलिए कैपिटल लायबिलिटी में माना जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि कैपिटल को लायबिलिटी क्यों कंसिडर करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी के अनुसार बिजनेस एक सेपरेट आइडेंटिटी है, उसका अपना नाम होगा, अपना पहचान होगा, वो अपने हिसाब से सारी चीजें करेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट यूनिट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजर्स एंड अदर्स। In other words, the owner is always considered as separate from the business he owns. बिजनेस की अपनी बुक्स होंगी, बिजनेस की अपनी ट्रांजैक्शंस होंगी, बिजनेस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ करेगा, ठीक है। प्रोप्राइटर को क्या कंसीडर करा जाता है या ऑनर को क्या कंसीडर करा जाता है? क्रेडिटर, जो भी उसने पैसा लगाया है, ठीक है। इसीलिए हम लोग हमेशा कैपिटल को क्या मान के चलते हैं? एक लायबिलिटी मान के चलते हैं, समझे। तो इस कॉन्सेप्ट का क्या नाम है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट कौन सा आ रहा है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब सर ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बेटा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हमारे बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन सबको रिकॉर्ड कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम सबसे पहले हर चीज को, जो भी हो रहा है, वट एवर इज हैपनिंग इन बिजनेस, उसको मनी की टर्म्स में मेजर करेंगे। अब भाई कुछ सामान आप केजी में खरीद रहे हो, कुछ आप लीटर में खरीद रहे हो, कुछ आप पीसेस में खरीद रहे हो, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका आप रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते क्योंकि उनको मनी में मेजर ही नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं मनी मेजरमेंट ये बोलता है इतनी सारी यूनिट्स रखोगे तो केओस हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अकाउंटिंग जब आप करोगे तो आप सारी ही चीजों को यूनिट्स में नहीं, अमाउंट में मेजर करोगे, मनी में मेजर करोगे। तो देखो क्या बोल रहा है, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड which are capable of being expressed in terms of money. Any event, चाहे वो बहुत इंपॉर्टेंट भी क्यों ना हो, will not be recorded if its effect can be measured in terms of money with a fair degree of accuracy. चाहे कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर भी क्यों ना हो, अगर वो मनी की टर्म्स में मेजर नहीं हो सकता तो फिर हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते।
सर जैसे जैसे क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट अच्छा होगा तो बिजनेस ग्रो करेगा, अच्छा नहीं होगा तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। बट कितना अच्छा है मनी में कैसे मेजर करोगे? तो क्वालिटी आप मेजर नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन की इमेज कैसी बन रही है, गुडविल कैसे बन रही है ना? अगर लेबर स्ट्राइक पे जाती है तो कितना लॉस हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स हमारे कितने केपेबल है ना? तो देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मनी की टर्म्स में हम मेजर नहीं कर सकते, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। इसीलिए हम बोलते हैं मनी मेजरमेंट का कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? जैसे ये बोल रहा है बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाता जो मनी की टर्म्स में मेजर नहीं हो सकते, बट बिजनेस पे बहुत बुरे तरीके से इंपैक्ट करते हैं, है ना? जैसे ह्यूमन रिसोर्स कैसे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, राइट? अब देखो, ड्यू टू चेंज इन प्राइस द वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट रिमेन द सेम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर प्राइस बढ़ जाएगा, द वैल्यू ऑफ रुपी टुडे इज मच लेस देन इट वाज से 10 years बैक। इसका मतलब यह है बेटा कि जब इन्फ्लेशन होता है तो इन्फ्लेशन के साथ साथ महंगाई जब होगी तो पैसे की वैल्यू कम होती रहती है। सर पैसे की वैल्यू कम कैसे होती है? तुम सोचोगे आज से 5 साल पहले जो चीज 100 रुपए में आती थी, क्या आज वो 100 रुपए में आती है? सोचो, अब 100 तो वही है, 100 का नोट पहले भी था, 100 का नोट अब भी है, लेकिन 100 रुपए में पहले जो चीज आ जाती थी आज वो नहीं आती। इसका मतलब 100 का खुद का वैल्यू कम हो रहा है विद टाइम। इसी को तो इन्फ्लेशन बोलते हैं बच्चों, इसी को तो महंगाई बोलते हैं। अब अल्टीमेटली हमने तो मनी की टर्म्स में मेजर कर लिया, लेकिन उस मनी की वैल्यू ही कम हो चुकी है, तो हम उस पर्टिकुलर चीज की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लगा पा रहे जो आज है। ये भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो मनी मेजरमेंट में होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये बोलता है बच्चों बिजनेस तो लंबे पीरियड तक चलने वाला है। भाई गोइंग कंसर्न पढ़ के आए हो, है ना? गोइंग कंसर्न क्या बोलता है? बिजनेस चलेगा चलेगा चलता रहेगा, लेकिन बिजनेस प्रॉफिट में या लॉस में है उसको तो कैलकुलेट करना चाहिए ना टाइम टू टाइम। अब सर कितने टाइम में करें? तो हमने बोला भाई वो अकाउंटिंग पीरियड हम 1 साल कंसिडर कर लेंगे, 1 year कंसिडर कर लेंगे। तो एवरी ईयर व्हाट विल डू, हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट या लॉस ऑफ द बिजनेस कौन से साल में, जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल पे, खत्म होगा 31 मार्च पे। तो हमारी अकाउंटिंग के लिए जो अकाउंटिंग पीरियड कंसिडर करा जाता है उसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक हो गया बेटा? अब फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करती हैं सारी ऑर्गेनाइजेशंस, इसीलिए आपका स्कूल भी कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल, कब खत्म होता है? 31 मार्च। समझ रहे हो? तो फाइनेंशियल ईयर को ही स्कूल्स, कॉलेजेस ये सब फॉलो करके चलते हैं। तो लिखा हुआ है द एंटायर लाइफ ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल्स फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। 12-month पीरियड इज यूजुअली अडॉप्टेड फॉर दिस पर्पस। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं बच्चों जी। आगे क्या है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बच्चों? कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि जब भी आप कोई एसेट खरीदोगे, व्हेनेवर यू परचेज एन एसेट, उसको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे आपको रिकॉर्ड करना है बुक्स में। ना वो वैल्यू ओवर वैल्यूड होनी चाहिए, ना वो वैल्यू अंडर वैल्यूड होनी चाहिए। सर इसका क्या मतलब हुआ? देखो बहुत सिंपल है। एन एसेट इज ऑर्डिनरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द प्राइस एट विच इट वॉज एक्वायर्ड। यानी जितने का आपने एसेट खरीदा है उस पर्टिकुलर वैल्यू पे आप उस एसेट को रिकॉर्ड करो, फिर उस वैल्यू से ही फर्दर उसकी अकाउंटिंग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने फर्नीचर 1 लाख का खरीदा, तो आप उसको 1 लाख पे रिकॉर्ड करो। अब फर्दर उस पे कितना डेप्रिसिएशन होगा हर साल, वो हम करते चले जाएंगे। यानी दिस कॉस्ट बिकम द बेसिस ऑफ ऑल द सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग। ये कॉस्ट क्या है? इट बिकम्स द बेसिस। अगली अकाउंटिंग के लिए यही बेसिस है। सिंस द एक्विजिशन कॉस्ट रिलेट्स टू द पास्ट, इट इज रेफर्ड टू एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब क्योंकि एक्विजिशन कॉस्ट भाई पता नहीं एसेट कब खरीदा होगा और उसी कॉस्ट पे चल रहा है, तो इसीलिए इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट बोला जाता है। ठीक है बेटा? सबसे पहली चीज, इसको हम क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि आप इसको वेरीफाई कर सकते हो बिल के साथ, इनवॉइस के साथ, कि देखो जी इतने रुपए की ये चीज खरीदी गई है ना? गोइंग कंसर्न को भी ये जस्टिफाई करता है, क्योंकि गोइंग कंसर्न क्या बोल के चलता है कि एसेट्स, बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है, तो एसेट को भी आप लॉन्ग टर्म तक चलने वाला मान सकते हो। आप एक ही साल में उसको खर्चा लिख के खत्म नहीं करो, आप उसको लॉन्ग टर्म तक कंसिडर करो, एसेट कंसिडर करो, है ना? उसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा? मार्केट वैल्यूज और करंट वैल्यूज आर डिफिकल्ट टू बी डिटरमाइंड। अब वो एसेट आज कितने का है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, वो बहुत डिफिकल्ट टू डिटरमाइन होता है, इसीलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखो, ज्यादा बढ़िया चीज है। ठीक है? बट सर क्या इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं? यस, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे
एसेट्स फॉर विच नथिंग इज पेड विल नॉट बी रिकॉर्डेड, जिनके लिए पैसा ही नहीं दिया लेकिन हमारे एसेट्स हैं, रिकॉर्ड ही नहीं होंगे क्योंकि उनकी कोई हिस्टोरिकल कॉस्ट ही नहीं है। जैसे हमारी गुडविल, भाई हमारी गुडविल हमारे लिए एक एसेट है लेकिन हमने उसके लिए कुछ पे ही नहीं करा, है ना, तो फिर वो रिकॉर्ड भी नहीं होगा क्योंकि कोई कॉस्ट ही नहीं है उसकी। ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा इट विल बी सीरियसली डिस्टॉर्टेड बिकॉज डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यूज एट करंट प्राइसेस, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो करंट प्राइसेस के हिसाब से लगेगा और एसेट को रिकॉर्ड करा हुआ है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, तो सही प्रॉफिट या लॉस नहीं आ पाएगा बच्चों। ठीक हो गया बेटा, परफेक्ट। ये हो गया हिस्टोरिकल कॉस्ट। बेसिक बात ये है कि एसेट को आपको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, ना कि करंट वैल्यू पे। सही है जी, परफेक्ट। नेक्स्ट क्या आता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। सर ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बेटा डुअल एस्पेक्ट जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन बना के आए, हर ट्रांजैक्शन दो जगह इंपैक्ट करेगी, है ना। हर ट्रांजैक्शन, कोई भी आप एसेट खरीद रहे हो, एक एसेट आ रहा है, पैसा आपके पास से जा रहा है, उधारी में खरीद रहे हो, एसेट आ रहा है, लाइबिलिटी भी आ रही है, तो हर चीज कम से कम दो जगह इंपैक्ट करेगी। ये कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, every business transaction is recorded as having a dual aspect. In other words, every transaction affects at least two accounts. कम से कम दो जगह इंपैक्ट करेगा। If one account is debited, अगर एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा ही होगा। एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में ऑलरेडी सारा डिस्कस कर लिया है। इसके बाद आता है बच्चों रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट या रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। सर ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या बोलता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट? देखो बच्चों, रेवेन्यू का मतलब जो आपकी अर्निंग है उसको कब किस डेट पे रिकॉग्नाइज किया जाए, ये हमें ये कॉन्सेप्ट में सीखना है। सर रिकॉग्नाइज करने का मतलब किस डेट पे हम माने कि रेवेन्यू हो रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि हमारे पास कोई ऑर्डर आया 1 जुलाई को कि 50,000 रुपए का माल हमको चाहिए। ठीक है जी, हमने उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी 2 जुलाई को, हमने उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी 2 जुलाई को। ठीक है जी, हमने उस सामान को रेडी कर दिया एक हफ्ते में और 9 जुलाई को हमने सामने वाली पार्टी को बोला कि यस योर गुड्स आर रेडी और हम डिस्पैच कर रहे हैं। तो हमने 9 जुलाई को इन्फॉर्म किया कि भैया यस आपके गुड्स रेडी हैं और हम डिस्पैच करने के लिए तैयार हैं। तो बेसिकली हम ओनरशिप आपको ट्रांसफर कर सकते हैं आज की डेट पे। आज की डेट से माल आपका है, आपका माल तैयार हो गया, ले जाओ या हम भिजवा रहे हैं। हमने उनको 9 तारीख को बता दिया और माल उनके पास पहुंचा 15 जुलाई को। 15 जुलाई को रीच द डेस्टिनेशन। मेरे पास पैसा आया 18 जुलाई को, 18 जुलाई को मनी रिसीव्ड हो गया। अब मैं अपनी बुक्स में इस रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करूं? क्या जिस दिन ऑर्डर आया, जिस दिन बनना शुरू हुआ, जिस दिन मैंने इन्फॉर्म करा, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, जिस दिन पार्टी के पास माल पहुंच गया, या जिस दिन मुझे कैश रिसीव हो गया? तो बहुत कंफ्यूजन है सर। हम अपनी सेल किस दिन माने इसको? तो बच्चों रेवेन्यू रिकॉग्निशन यही सिखाता है। ये बोलता है आप किसी भी रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करो जिस डेट पे आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, जिस डेट पे आपने ट्रांसफर कर दिया कि भैया ठीक है हमारी तरफ से माल हम बेच रहे हैं, भैया माल आपका। तो देखो क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू मीन्स वो अमाउंट which is added to the capital as a result of business operations. It is earned by sale of goods or by providing a service. Revenue recognition बोलता है कि किस टाइम पे आप रेवेन्यू को रियलाइज्ड मान सकते हो। तो रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड, ये लाइन याद रखनी है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। When the title or ownership of the goods have been transferred to the purchaser. जिस दिन आपने ओनरशिप या फिर टाइटल या अधिकार, इसको हिंदी में बोलेंगे, आपने ट्रांसफर कर दिया किसको? परचेजर को। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज नॉट रिलेटेड विद रिसिप्ट ऑफ कैश। इसका मनी रिसीव्ड से कोई लेना देना नहीं है, रीच्ड से कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग से कोई मतलब नहीं है। जिस दिन आपने पार्टी को बोला भैया माल तैयार है ले जाओ, उस दिन आपने सेल कंसिडर कर लिया। ठीक हो गया बेटा। तो रेवेन्यूज इन केस ऑफ इनकम जैसे रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन टाइम बेसिस। ठीक है, जैसे रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च
इवन इज रिसीव्ड इन अप्रैल विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू ऑफ मार्च ओनली। भले ही अप्रैल में मिले या जून में मिले या जुलाई में मिले, मार्च का इनकम है तो मार्च में ही लिखा जाएगा। ठीक हो गया बेटा जी। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन की वजह से ही एडवांस जो मिलता है उसको हम सेल्स नहीं मानते। ठीक है, परफेक्ट, बढ़िया सर। इसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है बच्चों? मैचिंग कॉन्सेप्ट। सर ये मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? देखो मैचिंग के लिए हम इस पे चलते हैं जरा नोट पे। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है बेटा जी कि जो आपका इनकम हुआ है, इस इनकम को कमाने में जो खर्चे आए उससे इसको कंपेयर करो। जो आपका इनकम हुआ है, इस इनकम को कमाने में जो खर्चे आए इससे आप कंपेयर करो, तब आपके पास, या इसको मैं बोलता हूं जो आपके रेवेन्यू है, आप इस रेवेन्यू को कमाने में जो खर्चे आए उससे कंपेयर करो, तब आपका ट्रू प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, नहीं तो गलत निकलेगा। सर इसका क्या मतलब हुआ? देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 10 टी शर्ट्स खरीदी। ठीक है, मैंने खरीदी 10 टी शर्ट्स 500 रुपए की एक। 10 टी शर्ट्स 500 रुपए की एक, तो मैंने 5,000 रुपए का सामान खरीद लिया। कितने का सामान खरीद लिया? 5,000 रुपए का। ठीक है, और मैंने अब 6 टी शर्ट्स बेच दी। मैंने 6 टी शर्ट्स बेच दी 600 रुपए एक के हिसाब से। 6 बेच दी 600 रुपए एक के हिसाब से, तो अल्टीमेटली 6 टी शर्ट 600 के हिसाब से, तो मैं बोल रहा हूं 3600 रुपए का रेवेन्यू हो गया। 3600 रुपए का रेवेन्यू हो गया भाई। 6 टी शर्ट 3600 रुपए की बिकी, है ना। तो मेरे से पूछा गया कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो मैं बोल रहा हूँ भैया 5,000 रुपए का तो खर्चा हुआ था, यानी 5,000 तो माइनस के हैं, 3600 का इनकम हुआ, रेवेन्यू हुआ, ये प्लस के हैं, तो इसका मतलब 1400 रुपए का लॉस हो गया। 1400 रुपए का लॉस हो गया भाई। मेरी जेब से 5,000 गए, मेरी जेब में 3600 आए, 1400 तो मेरे आए नहीं अभी तक, तो ये तो मेरा लॉस है। अब आप सोचो क्या ये एक्चुअल में लॉस हुआ भी है या नहीं हुआ ये लॉस? तो यही मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है। मैचिंग बोलता है भैया रेवेन्यू कितनी टी शर्ट्स का है? सर 6 टी शर्ट्स का रेवेन्यू है, तो आप खर्चा 10 का क्यों मैच कर रहे हो? इससे खर्चा भी 6 का मैच करो, तो ये गलत है। मैं क्या बोलूंगा, 6 टी शर्ट कितने की है? तो 6 टी शर्ट है 6 इंटू 500, ये आ जाएगा 3,000, और कितने की बिकी? 3600 रुपए की, तो 600 का प्रॉफिट है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग बोलता है भाई साहब 6 का इनकम है, 6 के ही खर्चे से मैच करो ना। 6 के रेवेन्यू को 10 के खर्चे से क्यों मैच कर रहे हो? तभी तो सही प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। समझे या नहीं समझे? दिस इज व्हाट वी कॉल एज मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखो this concept is very important for correct profit and loss. According to this concept, in determining the profit, all cost which is applicable to the revenue, वो सारे खर्चे जो उस रेवेन्यू को कमाने में लगे हैं उसके अगेंस्ट उसको चार्ज करो। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दो नॉट पेड आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोल रहा है मैचिंग की वजह से ही, भले ही हमने कुछ खर्चे अभी पे नहीं करे हैं जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लेकिन हुए तो हैं, तो हम उसको भी खर्चों में लिखते हैं। ठीक हो गया बेटा। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बेटा? ऑब्जेक्टिविटी बोलता है कि आप जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चीजें रिकॉर्ड कर रहे हो वो ऑब्जेक्टिव मैनर में होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव मैनर का मतलब होता है बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, विदाउट एनी पर्सनल बायसनेस, सब कुछ ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिविटी है, बहुत सिंपल है। दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस ऑफ ईदर मैनेजमेंट और द अकाउंटेंट। ठीक है जी। अब कैसे पता चलेगा ऑब्जेक्टिव है या नहीं है? तो उसके लिए हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि हर ट्रांजैक्शन का प्रूफ होना चाहिए। जैसे आपके पास कोई अगर आपने पैसा जमा कराया तो पेन स्लिप होना चाहिए, एग्रीमेंट्स होने चाहिए, कैश मेमोज होने चाहिए, हर चीज का सबूत होना चाहिए, तभी कंसीडर किया जाएगा। ठीक है बेटा जी। इसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट्स में और कन्वेंशंस में क्या फर्क होता है। सर कॉन्सेप्ट्स में और कन्वेंशंस में, जैसे आप अभी तक कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आए हो, तो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? जो लीगली एक्सेप्ट किए जाते हैं, जिनका लीगल एक्सेप्टेंस होते हैं। कन्वेंशंस क्या हैं? कन्वेंशंस अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे। कन्वेंशंस क्या होते हैं बेटा? कन्वेंशंस वो हैं जो विद यूजेज, विद जनरल एग्रीमेंट, विद कस्टम्स, यानी कि कुछ पुराने कस्टम्स हैं, कुछ ट्रेडिशंस हैं, उनसे चलते आ रहे हैं। ठीक है, तो वो हम क्या बोल देते हैं? वो है कन्वेंशंस।
तो कन्वेंशंस का कोई लीगल एक्सेप्टेंस नहीं है, लॉ से नहीं बने वो कैसे बने हैं कि जनरली लोगों ने उसको माना हुआ है, ट्रेडिशन से बना हुआ है, तो वो हम कन्वेंशंस बोलते हैं। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेसिक अजम्पशंस हैं जिस बेसिस पे सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाएंगी। जो कन्वेंशंस हैं वो हम बस मेनली प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाते हुए फॉलो करके चलते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे कोई अकाउंटिंग नहीं हो रही। राइट, सिग्निफिकेंस क्या है कॉन्सेप्ट्स का? ये तो बेटा यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स हैं भाई, इन रूल्स के आधार पे ही जर्नल होती है, वहीं से लेजर, वहीं से ट्रायल बैलेंस, सब इन्हीं से बनता है। इनका ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है रूल्स की टर्म्स में। P&L जब हम बनाएंगे, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें तो जरूरी है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो दीज आर नॉट सो इंपॉर्टेंट। रोल ऑफ पर्सनल जजमेंट, रोल ऑफ पर्सनल जजमेंट, इसमें कोई रोल नहीं होता, देयर इज नो रोल ऑफ पर्सनल जजमेंट। लेकिन वहां पे पर्सनल जजमेंट का रोल होता है। ये तो है ही ना, कस्टम से है, ट्रेडिशन से है, यूजेज से है, विद टाइम लोगों ने एक्सेप्ट करे हैं, तो ये तो पर्सनल जजमेंट से ही चलते हैं। यूनिफॉर्म एडॉप्शन, इनका यूनिफॉर्म एडॉप्शन होता है, सब जगह एज इट इज फॉलो किया जाता है। उनमें ऐसा यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कहीं पे कुछ ट्रेडिशन है, कहीं पे कुछ ट्रेडिशन है। ठीक है बेटा, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब सर कन्वेंशंस होते कौन कौन से हैं, आओ जरा आपको कन्वेंशंस पढ़ाता हूँ। कन्वेंशंस में हमारे पास 3 कन्वेंशंस हैं मेनली, फुल डिस्क्लोजर, मेटीरियलिटी, कंजर्वेटिज्म। ठीक है, अब ये बच्चों अपनी अपनी मान्यताएं हैं, कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग इसको मानते हैं, तो इसीलिए मैंने बोला कि ये कोई रूल्स नहीं है, लेकिन ये ट्रेडिशंस पे, कस्टम्स पे, यूजेज से, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी से लोगों ने एक्सेप्ट करे हैं बस। सही है जी। तो सबसे पहले आता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। सर फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है, ये फुल डिस्क्लोजर क्या बोलेगा? तो मेरे प्यारे नालायकों, नाम में ही है देखो, फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर बोलता है कि आपकी अकाउंटिंग में हर एक ट्रांजैक्शन को फुल्ली डिस्क्लोज करना चाहिए, यानी हर ट्रांजैक्शन की फुल डिटेल में बात होनी चाहिए, माइनर से माइनर चीज भी रिकॉर्ड करो। अगर कोई ट्रांजैक्शन 1,99,99,999.99 का भी है ना, तो वो 0.99 भी रिकॉर्ड करो। तो हर चीज को फुल्ली डिस्क्लोज करो, इसको क्या बोलते हैं? फुल डिस्क्लोजर। तो आपने देखा होगा ना, कुछ लोग हर चीज को बहुत एक्यूरेट चाहते हैं, बिल्कुल सटीक चाहते हैं, ऐसे लोग फुल डिस्क्लोजर को फॉलो करते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार, इतना क्या फॉलो करना, छोटा पुटर चीजें जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उनको राइट ऑफ कर दो, उनको राउंड ऑफ कर दो, उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ऐसी चीजों के चक्कर में क्यों अपना दिमाग खराब करना। वो लोग फॉलो करते हैं मेटीरियलिटी, यानी कि मेटीरियलिटी इसका एक्सेप्शन है। फुल डिस्क्लोजर का एक्सेप्शन कौन सा है? फुल डिस्क्लोजर का एक्सेप्शन कौन सा है? मेटीरियलिटी। मेटीरियलिटी का मतलब होता है कि जो चीज मेरे लिए मेटीरियल है, मेटीरियल मतलब इंपॉर्टेंट, जो चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मैं बस उसको रिकॉर्ड करूंगा, जो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे बिजनेस को इतना इंपैक्ट नहीं करता, मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा ही नहीं। तो कुछ लोग इसके फैन हैं जो बोलते हैं हर चीज रिकॉर्ड करो, कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार हम तो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, फालतू की जरूरत नहीं है, इसके फैन है, तो बोलते हैं मेटीरियलिटी। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब कुछ को ये अच्छा लगता है तो वो इसको फॉलो करते हैं, कुछ को ये अच्छा लगता है तो इसको फॉलो करते हैं। ठीक हो गया बेटा। तीसरा क्या होता है? कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस क्या बोलता है बेटा? इसका माइंडसेट एक्सपेंस और इनकम को लेके अलग अलग है। एक्सपेंस अलग, इनकम अलग। तो एक्सपेंस और इनकम को लेके अलग अलग माइंडसेट है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल सा मतलब हुआ बच्चों, ये बोलता है कि अगर मेरा खर्चा कोई होने वाला है तो उस खर्चे के लिए आज से तैयारी शुरू कर दो। कि आपको दिख रहा है कि आपको 6 महीने बाद कॉलेज जाना है, कॉलेज की फीस भरनी है, तो आज से आप उसके लिए पैसे जोड़ना शुरू करो, आज से आप उसके लिए प्रोविजंस बनाओ, क्योंकि आपको पता है वो खर्चा आने वाला है, तो उसकी तैयारी आज से करो। ये एक्सपेंस के केस में ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप कंजर्वेटिव हो गए ना, आप थॉटफुल हो गए, आप बहुत ध्यान से चीजें कर रहे हो, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव होना, कि आप अपने खर्चों का ध्यान रख रहे हो। इनकम के केस में क्या बोलता है कि कोई इनकम होने वाला है, खुश नहीं होना। भाई बाद में नहीं हुआ फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो होने वाला है उससे खुश नहीं होना, जब एक्चुअल में होगा तब खुश होंगे। तो इनकम के केस में जब एक्चुअली हो उसको तब कंसिडर करो। एक्सपेंस के केस में जब आपको पता है कि फ्यूचर में होने वाला है, आज से ही तैयारी शुरू करो। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। ठीक है, तो खर्चे की तैयारी आज से करनी है। इनकम अगर कोई फ्यूचर में होने वाला है तो जब होगा तब खुश होंगे, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। लो जी डन। देखो क्या है,
Convention of full disclosure. This convention requires that all the significant information relating to economic affairs of the enterprise should be completely disclosed. बोल रहा है हर चीज को completely disclose करो. There should be a sufficient disclosure of information which is of the material interest to the users of the financial statements. यानी हर चीज को properly disclose करो. इसीलिए हम contingent liabilities तक को बुक्स में नीचे नोट्स में लिख देते हैं. सर कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं? कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज होती हैं बच्चों जो आज लाइबिलिटी नहीं है. सपोज हमारे फर्म के ऊपर कोर्ट में कोई केस चल रहा है. अब हम केस हारेंगे तो हमको उसको पैसा देना है, हम केस जीत जाएंगे तो हमको उसका कोई पैसा नहीं देना. तो पैसा देना या ना देना मेरी हार या जीत पे डिपेंड करता है ना. अभी तो केस चल रहा है. फुल डिस्क्लोजर बोलता है इसको भी नोट्स में लिख दो नीचे, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट्स में नीचे इसको भी लिख दो, क्योंकि भाई है तो ये भी एक चीज ना जो हमें देनी पड़ सकती है. तो फुल डिस्क्लोजर बोलता है इसको लिखो. वही मैटेरियलिटी बोलेगा छोड़ना यार ये क्या, जब आएगी लाइबिलिटी तब देखेंगे, है ना. तो फुल डिस्क्लोजर बोलता है सब कुछ लिख के चलो, राइट. वहीं पे अगर बात करूं मैं मैटेरियलिटी की, तो मैटेरियलिटी क्या बोलता है? मैटेरियलिटी बोलता है इट इज द एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर. ये फुल डिस्क्लोजर के थोड़ा सा उल्टा है, एक्सेप्शन है. इट इज एन एक्सेप्शन टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर. Items having an insignificant effect or irrelevant to the users need not to be disclosed. बोल रहा है जिनका इतना इफेक्ट सिग्निफिकेंट नहीं है या irrelevant है उनको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है. These are either left out or merged with other items. ठीक हो गया बेटा जी, परफेक्ट, सही है जी. चलो सर ये भी समझे. अब सर ये कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस क्या बोलता है ये मैंने आपको बता दिया. All the losses should be recorded. अगर कोई एंटिसिपेटेड कोई आने वाला लॉस है, कोई भी लॉस हो सकता है, उसके लिए आप अभी से रिकॉर्डिंग करके चलो. लेकिन अनरियलाइज्ड या एंटिसिपेटेड गेन्स को आप अभी इग्नोर करो. ठीक है. इन अदर वर्ड्स कंजर्वेटिज्म इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ. ये 1 मार्क में बहुत आता है बच्चों कि दिस इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, कंजर्वेटिज्म. ठीक है. प्रोविजंस बनाते हैं हम सारी नॉन लाइबिलिटी के लिए, लॉसेस के लिए, चाहे अमाउंट हम प्रॉपर्ली डिटरमाइन भी कर पा रहे हैं या नहीं भी कर पा रहे. ठीक है. लेकिन इनकम्स के लिए हम ऐसा कुछ नहीं करते. इनकम्स के लिए बोलते हैं भैया जब होगी तब देखेंगे. ठीक है. इसके लिए अब देखो कुछ चीजें जहां जहां पे आप इसको देखते हो आपकी बुक्स में, जैसे क्लोजिंग स्टॉक, जो आपका माल बचा हुआ है उसको हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट या उसकी आज की वैल्यू विच एवर इज लोअर. हम बोलते हैं भैया क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे लिखें या रियलाइजेबल वैल्यू पे लिखें, एनआरवी पे लिखें. एनआरवी का मतलब जितना पैसा उससे मिलने की उम्मीद है. तो कॉन्सेप्ट बोलता है भैया जो कम हो वो लिखो, ज्यादा खुश नहीं होना. कॉस्ट कम है तो कॉस्ट पे लिखो, एनआरवी कम है तो उस पे लिखो. ज्यादा पैसा मिलेगा तब देखेंगे. आप अपनी बुक्स में कम पे लिखो क्योंकि इनकम के लिए ज्यादा खुश नहीं होना. क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस. इसीलिए हम डाउटफुल डेट्स पे प्रोविजन बना के चलते हैं. हमें लगता है कि मेरा कोई डेटर पैसा नहीं देगा तो उसके लिए पहले से प्रोविजन बना के चलते हैं. इसीलिए हम पॉलिसीज लेके चलते हैं इंश्योरेंस की. तो ये सारी की सारी चीजें बच्चों कौन सा कन्वेंशन बोलता है? प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म. ठीक हो गया बेटा जी, परफेक्ट. ठीक है. अब ये देखो ये बोल रहा है कि जो आप अगर कंजर्वेटिव होके चलते हो, अगर आप कंजर्वेटिव होके चलते हो तो इस केस में आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो थोड़ा सा लोअर प्रॉफिट दिखाएगा. वो थोड़ा सा जो प्रॉफिट्स है वो कम दिखाएगा और इसीलिए बैलेंस शीट भी अंडर एस्टिमेट करेगा एसेट्स और लायबिलिटीज को. जो वैल्यू है वो थोड़ी सी नीचे आ जाएंगी. ठीक है बेटा जी. क्यों? क्योंकि आप कंजर्वेटिव होके चल रहे हो, आप कम वैल्यूज पे चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपके जो स्टेटमेंट्स हैं वो थोड़े से कम रहने वाले हैं. दैट्स इट नालायको. ये हमारा था पूरा का पूरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. मुझे उम्मीद है आपको पूरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप इसको अच्छे से स्टडी करके चैप्टर को कंप्लीट करोगे. इसके बाद अगली क्लास में चैप्टर नंबर 4 करते हैं. ऐसे ही इस वीक में मैं आपके थियोरी वाले काफी सारे चैप्टर कवर कराऊंगा और चीजें कंप्लीट हो जाएंगी. ठीक है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. आई एम गोना सी यू ऑल वेरी 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 सून. टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग.